हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना कौन सा यूनिट चल रही है बेटा? एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। और इस यूनिट में पहले हम फोकस कर रहे हैं एल्कोहल्स वाले पार्ट पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स, और फिर हम इन दोनों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे ईथर्स एकदम सेपरेटली। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, एज़ यूजुअल हम क्या लेके चलते हैं, पहले उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एट्सेट्रा, फिर उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स की हम प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशंस पे के बाद, प्रिपरेशन कोई डायरेक्टली नहीं पूछता, कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। प्रिपरेशंस के बाद उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी क्या आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन्स आते हैं, राइट। तो देखिए मैं समराइज़ करवाती हूँ कि हमने एल्कोहल्स का प्रिपरेशन वाला पार्ट कैसे कंप्लीट किया है। अगर हमें एल्कोहल बनाना है ROH, तो हम क्या किस किस से बना सकते हैं? आपको भी पता है, हमने बहुत वैरायटी के प्रिपरेशंस पढ़े हैं इसमें। एल्काइल हैलाइड से हम बनाते हैं। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अगर आपने देखो, आप ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद हों, तो जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस क्यूवेट से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? एल्कोहल। तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो इसका हमें प्रिपरेशन याद है। तो सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक रिएक्शन पढ़ लिया फिर भूल गए, नो नो नो, आपको सारे रिएक्शंस अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात यही है बेटा, अगर रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो बासमती चावल की तरह आपके डिश होगी, और अगर आपने बीच बीच में ब्रेक दे के पढ़ाई की तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना बेटा, आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली रिवाइज करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। RX को एक्वस क्यूएच से ट्रीट किया तो एल्कोहल, देखो कार्बन का नंबर सेम है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा रहा एल्कीन, एल्कीन का मतलब C डबल बॉन्ड, ये वाला। एल्कीन के 3 मेथड है एल्कोहल में कन्वर्ट करने की। पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या होता है उसमें? एसिडिक हाइड्रोलिसिस में वाटर का एडिशन होता है, कार्बोकटायन बनता है और रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, वहाँ पे क्या होता है? नो कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट, एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। उसके बाद थर्ड केस है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहाँ पे आपका कोई कार्बोकटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और जो एडिशन होगा वो भी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से होगा। इसके अलावा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया है, किस किस के साथ? एल्डिहाइड और कीटोन, राइट बेटा। अगर हम इसका डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमें सेम नंबर का एल्कोहल मिलेगा, और अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करते हैं RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बढ़ के ज़्यादा नंबर वाले कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। ऐसे अगर हम बात करें एस्टर, एस्टर के साथ हम ट्रीट करते हैं RMgX को, तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा? एल्कोहल मिलेगा, राइट। सो दिस वे वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। एमीन से भी हम बना सकते हैं, RNH2 एमीन है, प्राइमरी एमीन, HNO2 नाइट्रस एसिड से ट्रीट कर दो, आपको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एट्सेट्रा से भी हमें मिलेगा। वाटर गैस से हमें मीथेनॉल मिलता है। तो ऐसे करके बहुत वैरायटी के प्रिपरेशंस हमने पढ़े हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं कन्वर्जन्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसे ही सबका ट्री बनाइए और उसके बाद उनको लर्न करिएगा। अब हम पढ़ते हैं, जब हमने अल्कोहल बना लिए हैं तो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और प्रॉपर्टीज़ हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो एज़ यूजुअल देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमेशा इंक्लूड करते हैं। वैसे तो आप एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में पढ़ के आए, बट फिजिकल में आते एक तो फिजिकल स्टेट सबसे पहला, फिर क्या उनकी कोई स्मेल है, दूसरा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैसे वेरी करता है, सॉल्युबिलिटी उनकी, किस में वो डिज़ोल्व करते हैं, किस में डिज़ोल्व नहीं करते हैं, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा का सारा किस में आता है बेटा? उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं इनका फिजिकल स्टेट।
अगर हम बात करते हैं एल्कोहल के फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट मानी वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज के दिन आप सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में लेते हैं इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के बिना तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ ही हमारी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, पर्टिकुलरली इन दिस कोरोना टाइम। कोविड-19 के टाइम पे हमारे पास हर किसी की पॉकेट में एक सैनिटाइज़र की बॉटल ज़रूर मिलेगी। जो लोग पहले कहा करते थे कि सैनिटाइज़र क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्यों बार बार हैंड वॉश करना, क्यों सैनिटाइज़र यूज़ करना, आज हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और सैनिटाइज़र में कौन सा एल्कोहल काम में लिया जाता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, राइट बेटा। तो फिजिकल स्टेट, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल सैनिटाइज़र लिक्विड है। इथेनॉल बहुत ज़्यादा लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं, अगेन लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट की बात करें, C1 से लेके C3 तक बहुत ही फाइन लिक्विड होते हैं, राइट। सो दे आर लिक्विड्स। C4 से लेके C10 तक दे बिकम विस्कस लिक्विड, राइट। तो हम कह सकते हैं C1 से C10 ये क्या है बेटा? लिक्विड स्टेट है, ठीक है। ऑल्दो C3 के बियॉन्ड C4 पे वो भी लिक्विड है, पर गाढ़ा है, पर कम गाढ़ा है। तो ये धीरे धीरे ऑयली और बहुत ज़्यादा गाढ़े होते चले जाते हैं। फिर आता है C11 से आगे, ये क्या बन जाते हैं बेटा? वैक्सी सॉलिड्स। C11 के बाद अगर हम एल्कोहल्स की बात करें, सो दे बिकम वैक्सी सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि उनके बीच का इंट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और उनका स्टेट चेंज होता जाएगा। सेकेंड, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर अगर इनमें है, यानी कि स्मेल इनमें है। इथेनॉल को छोड़ के बाकी सबकी अपनी एक पंजेंट स्मेल है। इथेनॉल इज़ द ओनली एल्कोहल हैविंग फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड में आता है इथेनॉल। बाकी सबकी कैसी स्मेल है? पंजेंट स्मेल है। सो इथेनॉल हैव स्वीट and fruity smell, right? And rest of alcohols have pungent smell। बाकी सबकी क्या है बेटा? pungent smell है। इथेनॉल की फ्रूटी है, बाकी सबकी pungent smell है। तो ये हो गया स्मेल के बारे में कि इनकी जो स्मेल है वो कैसी है बेटा? दे हैव पंजेंट स्मेल। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर और देयर सॉल्युबिलिटी। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर एल्कोहल्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे इथेनॉल आपको पता है वाटर सॉल्युबल है, प्रोपेनॉल इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। तो 3 कार्बन तक तो ये वाटर सॉल्युबल मिलेंगे, उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी 2 ही सॉल्वेंट्स में देखते हैं, आइदर इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो अगर हम वाटर की बात करें, सो दे आर लोअर एल्कोहल्स कहाँ तक? फर्स्ट 3 का मतलब CH3OH, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला, राइट बेटा। These 3 are soluble, are highly soluble in water। और क्यों सॉल्युबल है ये वाटर में? भाई क्यों है सॉल्युबल, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एल्कोहल है ये वाला, मान लो फर्स्ट 3 मेंबर्स है और ये वाटर है, तो इनके बीच में कौन सा, किस टाइप का इंट्रैक्शन है बेटा? दे बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें क्या है? अच्छा इंट्रैक्शन है, और अच्छा इंट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या है? सॉल्युबल है। अब जैसे बात आती है C4 के बियॉन्ड हम जाते हैं, C4, C5 दे आर पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली वाटर सॉल्युबल। पार्शियली वाटर सॉल्युबल क्यों है ये? क्यों? क्योंकि इनमें R ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होगा? कम होता चला जाएगा। एंड एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। और इसका रीज़न क्या है? एज
साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेज, आर का साइज इंक्रीज होगा। भाई पहले हमारे पास 3 कार्बन थे, जैसे इधर देख लो CH3OH हाईली सॉल्युबल, C3H7OH हाईली सॉल्युबल, C4 पे गए आप, C4 का स्ट्रक्चर देखते बेटा, ये 4 कार्बन उनसे जुड़ा OH, C5 देखिए OH। तो अब देख रहे हो इसका साइज बढ़ता जा रहा है, और ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक होते हैं वो। तो अगर हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग पार्ट बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये डोमिनेट करता जाएगा, और अगर ये डोमिनेट करेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी इनकी। सो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आर का साइज बढ़ता है वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम होता जाएगा। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, वो डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। अब मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेट्स से आपके पास 3 कंपाउंड गिवन है, आइसोमेरिक है तीनों कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, अरेंज द फॉलोइंग, इस तरीके का ही सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। राइट बेटा, क्या है, एक ये वाला एल्कोहल है, ठीक है, एक एल्कोहल ये वाला है, ठीक है, और एक एल्कोहल ये वाला है। अगर हम आर ग्रुप का साइज देखें तो आर ग्रुप का साइज कैसे चेंज हो रहा है बेटा, आर देखो ये इतना साइज है। अगर हम इसको भी, मैं सेकेंडरी के बजाय ये वाला एल्कोहल ले लेती हूँ, लेट्स से CH2OH, A, B एंड C। तो आर ग्रुप का साइज़ या बहुत बड़ा है या थोड़ा छोटा हुआ है या बिल्कुल ही छोटा हो गया। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट किस में होगा सॉल्युबिलिटी का, OH का, मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस में होगा, C में, C उसके बाद B उसके बाद A। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी के बाद 2 चीज़ें हमने पढ़ी, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होगी सॉल्युबिलिटी। सेकेंड वाला, अगर कोई आइसोमेरिक कंपाउंड है तो सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होगी। राइट बेटा, अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। दैट इज द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स। राइट बेटा, BP से हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो हम सबको पता है कि एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी ये वाला एल्कोहल है, देखिए ROH, ठीक है। अब एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और थोड़ा सा मुश्किल का मतलब क्या हो गया कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम नॉर्मल एल्केन से कंपेयर करें या एल्काइल हैलाइड से या ईथर से तो ज़्यादा आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम बात करते हैं एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, एल्कोहल्स का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड, उसके बाद ईथर, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होना चाहिए, और उसके बाद एल्केन। राइट, तो देखो ये सीक्वेंस है बेटा, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, ईथर एंड एल्केन। तो अगर आपसे कोई पूछे एल्कोहल का इनसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि इनमें तो वीक डाइपोल इंटरेक्शन है, और यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा, ये रीज़न है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, देखो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ाते हैं, एक है मिथेनॉल,
फिर आया इथेनॉल, फिर आया प्रोपेनॉल और फिर आ गया ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल और फिर आ गया बेटा ब्यूटेनॉल। तो पहली चीज़, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ऑल्दो OH वाला पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बट ये R वाला जो पार्ट है ये वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। सो एक चीज़ क्लियर है, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर, एक तो सोचो आप इतना छोटा मॉलिक्यूल दूसरे से इंटरेक्ट करे, थोड़ा बड़ा और भी बड़ा और भी बड़ा, तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है साथ में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का चेन अगर बढ़ता है, चेन लेंथ बढ़ता है या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम एज द नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब हम इसका सेकेंड ट्रेंड देखते हैं। मान लो एक ही एल्कोहल है, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा? सो लेट्स से यू आर हैविंग सेकेंड ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स। आइसोमेरिक एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर हमारे पास आइसोमेरिक बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये एल्कोहल्स हैं, फॉर एग्जांपल C4H9OH ब्यूटेनॉल बनता है, इसके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH प्राइमरी एल्कोहल है। सेकेंड CH3 CH CH3 CH2OH ये भी प्राइमरी है। थर्ड CH3 CH OH CH2 CH3 ये सेकेंडरी है। और फोर्थ वाला CH3C CH3 CH3OH ये टर्शरी एल्कोहल है। सो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और वो किसका है बेटा? A का, राइट। ये बात तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही छोटा हो जाता है सरफेस एरिया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, CH3 CH2 CH2 CH2OH सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा है, ये इससे थोड़ा छोटा हो गया है। और ये अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आई टेल यू कैसे कंपेयर करेंगे, और ये सबसे छोटा है। तो एक चीज़ क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की अगर हम बात करें, A का सबसे ज़्यादा और सबसे छोटा D है, तो D का सबसे कम, सबसे ज़्यादा A का और सबसे कम D का। अब बात आती है B और C में किसका देखेंगे। A आपका कैसे अल्कोहल है? प्राइमरी। B कैसे अल्कोहल है आपका? B अगर हम देखें तो किस टाइप का अल्कोहल है आपका? प्राइमरी। तो प्राइमरी ऑल्दो ये थोड़ा छोटा हो गया है, बट है तो ये भी प्राइमरी। तो इसमें भी प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए A के बाद क्या आ गया बेटा? B, और B के बाद बच क्या गया? C, और C के बाद क्या आ गया? D। तो ये चारों, अगर ये 3 गिवन है तो क्लियरली प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? अगर आइसोमेरिक एल्कोहल है, सो सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी, ये उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। तो पहले दोनों प्राइमरी आ गए, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कोई क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना आना चाहिए। और आपने सिंपली क्या चेक करना है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, राइट बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, अगर क्या वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सुटेबल है, तो वो सारा हम चेक करते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्शन। देखिए अगर हम बात करें, 2 ही एल्कोहल कॉमनली हम बात करते हैं, एक है मीथेनॉल और एक है इथेनॉल, राइट बेटा। दिस इज पॉइजनस,
ये क्या है बेटा, पॉइजनस है। और इथेनॉल की अगर हम बात करें, अगर हम इसका थोड़ा अमाउंट लेते हैं तो ये हार्मफुल नहीं है, बट एक्सेस इथेनॉल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और इफेक्ट करके वो आपकी बॉडी को मतलब धीरे धीरे पॉइजन का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो C2H5 लिटिल अमाउंट is useful or not harmful, मतलब we should write it the language like this is not harmful, right? But excess of it can affect सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है इसका एक्सेस। देखिए लिटिल अमाउंट हार्मफुल नहीं होता, इसलिए लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं। पहले तो क्या सिचुएशन थी, जब लेबोरेटरी में इथेनॉल होता था या कई जगह इथेनॉल सप्लाई किया जाता था, प्योर फॉर्म में होता था, तो लोग उसी इथेनॉल का मिसयूज़ करने लगे थे। बाद में उस इथेनॉल को पॉइजनिंग करनी पड़ी। पॉइजनिंग कैसे करनी पड़ी कि इसके अंदर मीथेनॉल डाला जाने लगा ताकि लोग उसको पिए ना, अगर पिए तो उनको पता चले कि वो इथेनॉल कंटामिनेटेड है तो उनके लिए हार्मफुल रहेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें इथेनॉल को अगर ड्राई करना है तो आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर कहीं मॉइस्चर है तो वहाँ पे हम CaCl2 रख दें तो CaCl2 की टेंडेंसी है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, तो कैल्शियम क्लोराइड को हम ड्राइंग पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं। बट अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल या एल्कोहल्स की, तो उनको हम ड्राई नहीं कर सकते कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड से, राइट? क्यों? क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं एल्कोहलेट्स बना लेते हैं। अगर हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया या मैग्नीशियम क्लोराइड लिया तो उनके साथ वो क्या बना लेंगे बेटा, एल्कोहलेट्स बना लेंगे, ठीक है? सो दे फॉर्म एल्कोहलेट्स with metal chlorides, right? Like CaCl2, आपने सोचा इसको इथेनॉल को हम ड्राई करते, ड्राई मतलब जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, CaCl2 ले लेगा, बट CaCl2 क्या करेगा बेटा, इसके साथ एल्कोहलेट बना लेगा, C2H5OH, तो ये एल्कोहलेट है, कैल्शियम क्लोराइड एल्कोहलेट, ठीक है? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड लिया MgCl2, आपने इथेनॉल ले लिया, अगेन इट विल बी फॉर्मिंग एल्कोहलेट विद दिस MgCl2 6 C2H5OH, राइट बेटा? सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, वाई CaCl2 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ इथेनॉल। ड्राइंग का मतलब क्या है, इथेनॉल में जो हल्का फुल्का पानी है उसको हमें निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, मतलब पानी को हटा देंगे। तो वाई CaCl2 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ इथेनॉल, बिकॉज इट फॉर्म्स alcoholate with calcium chloride. That is the reason this is not used as dehydrating agent for ethanol, नहीं काम में लिया जाता। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें वाटर और इथेनॉल के कंपैरिजन की, तो आपको पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 है। क्यों? क्योंकि वाटर में ज़्यादा एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम है। इथेनॉल वाटर से हल्का होता है, इथेनॉल वाटर से क्या होता है बेटा, हल्का होता है। सो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। तो फिजिकल को हम समराइज़ करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है, ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं लोअर मेंबर्स, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट। हमने इनका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया। हमने इनको ड्राई क्यों नहीं कर सकते CaCl2 के साथ, वो डिस्कस किया है। बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स क्या होंगे वो डिस्कस किया है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ alcohols. Now we'll be discussing chemical properties of alcohols.